बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपको पाकिस्तानी अदलिया की रैंकिंग इंसाफ से मुतल्लिक आपको बताएंगे और फिर उनके जो फैसले हैं, मुज़क्का खेज फैसले, वो भी आपके सामने रखेंगे और फिर पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे से भी आपको आगाह करेंगे कि सियासत में मौलाना क्यों नाराज हुए हैं नून लीग से और फिर नून लीग ने किसको टास्क दिया है मौलाना को मनाने के लिए, और फिर आईपीपी और नून लीग के दरमियान जो डेडलॉक है वो बरकरार है, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया का जो रैंकिंग है इंसाफ के हिसाब से वो 149वें नंबर पर है। नाज़रीन, जिस मुल्क का बुनियाद रखा गया कि ये मदीना जैसी रियासत बनेगी, उस मुल्क के काजियों का ये हाल है कि उनका रैंकिंग दुनिया के 149वें नंबर पर है। मतलब उनकी जो इंसाफ का निज़ाम है वो बिल्कुल नाकिस है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मिलता ही नहीं। नाज़रीन, इंसाफ अगर मिलता है तो फिर ताकतवर हलकों को ही मिलता है। अब एक केस है, उस केस में सलेमान शहबाज को बरी कर दिया गया है। उस केस से मुतल्लिक आपको आगाह करूंगा कि वो केस है क्या और फिर जज साहिबान ने उनको किस तरह बरी किया है। नाज़रीन, सलमान शहबाज को एक केस में बरी कर दिया गया है। वो 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी धरे गए थे, लेकिन उनको भी बरी कर दिया गया। अब आखिरी मुलजिम सलेमान शहबाज थे, सलेमान शहबाज भी बरी हो चुके हैं। नाज़रीन, ये जो केस है, इस केस का फैसला जज बख्त फखर बेहजाद ने सुनाया। इन्होंने जो फैसला सुनाया, उन्होंने सवाल किया क्या सलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत मिला है, तो एफआईए की जानिब से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। नाज़रीन, अगर जज इस केस का जो चालान है वो पढ़ते, क्योंकि इस केस का चालान 64 सफ़ात पर मुश्तमिल है और 7 वॉल्यूम्स अलग है। नाज़रीन, 64 सफ़ात पर मुश्तमिल इस चालान के सिर्फ 4 सफ़ात भी जज साहब पढ़ते तो सलेमान शहबाज को बरी नहीं करते, क्योंकि ये वो केस है जिस केस में नून लीग के अपने रहनुमा शहबाज शरीफ, सलेमान शहबाज और हमजा शहबाज को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि तज्जिया निगार जब इस केस के ऊपर तज्जिया करते थे तो फिर नून लीग के अपने रहनुमा खामोश रहकर उसे सुनते थे, क्योंकि इस केस में सॉलिड सबूत मौजूद थे। मकसूद चपरासी के अकाउंट में से अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन और फिर उन ट्रांजैक्शन में से शहबाज शरीफ की अहलिया के शॉपिंग और उनको गिफ्ट लेकर दिए जाते थे, और फिर हमजा शहबाज को एक जबरदस्त घर का तोहफा इसी ही अकाउंट में से ट्रांजैक्शन में से ही करवाई गई। नाज़रीन, उसके बावजूद पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया, उसके बाद सलेमान शहबाज को भी बरी कर दिया गया। नाज़रीन, जिस जज ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बरी किया, वो चंद दिन के बाद रिटायर हुआ और फिर रिटायरमेंट के बाद उस जज को जो ओहदा दिया गया, और उसका नाम भी आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, उस जज का नाम था शाह एजाज हुसैन ऐवान, जिन्हें इंफॉर्मेशन कमिश्नर तैनात कर दिया गया शहबाज शरीफ की जानिब से। नाज़रीन, ये हमारे जजों की औकात है जो कि रिटायरमेंट के बाद भी किसी ना किसी ओहदे की तलाश में रहकर फैसला सुनाते हैं, क्योंकि वो जज जस्टिस एजाज हुसैन ऐवान चंद दिन के बाद वो रिटायर होने वाले थे। उन्होंने अपनी मुस्तकबिल को सामने रखते हुए एक फैसला सुनाया, क्योंकि शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम थे, हमजा शहबाज वजीर आला थे। नाज़रीन, हमारे जजों की यही औकात है कि महज एक नौकरी की खातिर वो अपने फैसले बदल देते हैं। एक केस जिस केस के 64 सफ़ात पर चालान मुश्तमिल हो और उसके अंदर 7 वॉल्यूम्स हो। नाज़रीन, उस केस में जज साहब पूछते हैं कि बताइए कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत मिला या नहीं। नाज़रीन, इस केस में इतने सॉलिड सबूत थे कि अगर उन सबूत के बुनियाद पर फैसला सुनाया जाता, ना आज शहबाज शरीफ वजीर आजम होते, ना हमजा शहबाज बाहर घूमते होते, ना सलमान शहबाज आजाद घूमते होते, क्योंकि
16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस था। 14 लोग थे जो शहबाज शरीफ के कंपनियों में काम करते थे, जिनका माहाना तनख्वाह 14,000 से लेकर 26,000 रुपया थी। नाज़रीन, उन लोगों के अकाउंट में 16 अरब रुपए का ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन से शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज ने फायदा उठाया, उसके बावजूद सलमान शहबाज समेत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया इस केस से। अब सियासी मंजरनामे से आपको आगाह करें कि गुज़िश्ता रोज मौलाना ने जो शिकायतों के अंबार लगाए थे, उन शिकायतों को दूर करने के लिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया है कि मौलाना के साथ मुज़ाकरात करके उनको राजी किया जाए। और उसके बाद नवाज शरीफ ने ये कहा कि मैं भी दुबई आ जाता हूँ और मौलाना को भी दुबई बुलाया जाए। और फिर शहबाज शरीफ और मौलाना के दरमियान एक नशिस्त हुई, उसमें मौलाना ने 2 अहम डिमांड रखे हैं। सबसे पहला डिमांड कि जुनूबी पंजाब में नून लीग और मौलाना के दरमियान सीट एडजस्टमेंट किया जाए, और दूसरी डिमांड कि इस हुकूमत की मुद्दत में तोसी किया जाए ताकि 1 साल तक मजीद इजाफा किया जाए असेंबलियों की मुद्दत में। नाज़रीन, क्योंकि मौलाना ये सोच रहे हैं कि अब 2 अहम वजारतें मेरे पास हैं ताकि उन वजारतों में मजीद काम किया जाए और फिर अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए। उसके बाद शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं मौलाना को देने के लिए, क्योंकि मौलाना जो सीट एडजस्टमेंट का कह रहे हैं, शहबाज शरीफ और नून लीग बिल्कुल भी तैयार नहीं मौलाना के साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि नून लीग ये सोच रहा है कि अगर मौलाना के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा, जबकि नून लीग को 0/0 फायदा होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी डेडलॉक बरकरार है। नून लीग का पीपल्स पार्टी से सिंध में 10 सीटों का डिमांड रखा गया है, जबकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग से जुनूबी पंजाब में मुतअद्दिद सीटों का डिमांड रखा गया है, जबकि पीपल्स पार्टी अभी तक तैयार नहीं कि सिंध में नून लीग को सीटें दी जाए। और दूसरी जानिब IPP और नून लीग के दरमियान भी डेडलॉक बरकरार है। नून लीग और IPP के दरमियान 30 सीटों पर गुफ्तगू की गई है। IPP का यह डिमांड है कि नून लीग हमारे अहम रहनुमा 30 अहम रहनुमाओं के सामने अपने रहनुमा विथड्रॉ करवाए और फिर अपने लोग खड़ा ना करे जनरल इलेक्शन में। लेकिन नून लीग महज 5 सीटों पर राजी हो चुका है। नून लीग का यह कहना है कि IPP के साथ सिर्फ 5 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन IPP ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। अब फिरदौस आशिक अवान जहां से खड़े होंगे वहां से नून लीग का भी उम्मीदवार होगा। अब हलीम खान जहां से खड़े होंगे वहां से नून लीग का भी उम्मीदवार होगा। जहांगीर तरीन जहां से खड़े होंगे वहां से नून लीग का उम्मीदवार भी होगा। नाज़रीन, अब इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, फायदा आखिर किसको होगा? फायदा टोटली तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि ये दोनों लोग, माफ कीजिएगा, ये दोनों लोग एक दूसरे के वोट बैंक खराब करेंगे, क्योंकि IPP के पास सारे इलेक्टेबल्स हैं। इलेक्टेबल्स का जो वोट बैंक होता है वो अपना ही वोट बैंक होता है, लेकिन ये जो आने वाला इलेक्शन है ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन नहीं होगा। इस इलेक्शन में इलेक्टेबल्स को वोट पड़ने नहीं है, बल्कि नजरियात को वोट पड़ सकते हैं। इसी वजह से आने वाला इलेक्शन टफ इलेक्शन होगा, जबकि PDM भी टूट फूट का शिकार बन चुका है। और फिर PDM के दरमियान जो इख्तलाफात जन्म ले रही हैं, ये इख्तलाफात इस बात की सबूत है कि आने वाला इलेक्शन हर सियासी जमात अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेगा, न कि PDM के प्लेटफॉर्म से। और दूसरी जानिब इमरान खान ने भी तैयारी पकड़ ली है आने वाले इलेक्शन के लिए, क्योंकि आने वाला इलेक्शन ही इमरान खान की मुस्तकबिल का फैसला करेगा। नाज़रीन, अगस्त में ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा टेक्नोक्रेट हुकूमत को, और फिर उस 60 दिनों के बाद पता चलेगा कि कौन किस पर भारी होगा और कौन आने वाला इक़्तिदार संभालेगा। अब तक के जो नताइज है, अब तक के जो माहौल है, ये बता रहा है कि आने वाले इलेक्शन में जो हुकूमत बनेगी वो कमजोर हुकूमत बनेगी, क्योंकि ताकतवर हलकों को भी ऐसे जेब नहीं देता
کہ آنے والا الیکشن میں کوئی طاقتور حکومت بنے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔